हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे गणित के क्वेश्चंस को। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 1। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ूं और इसे अच्छे से मैं आपको सॉल्व करके बताऊं। इससे पहले यदि अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिखा हुआ है कितने वर्षों में 1200 रुपये की राशि, क्या कह रहा है, कितने वर्षों में 1200 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 हो जाएगी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपके लिए ऑप्शन ए है 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 25 वर्ष और ऑप्शन डी है 30 वर्ष। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आपको क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया रहता है, उसे आप जरूर लिख लें। तो देखिए कह रहा है कितने वर्षों में, डेट मीन्स पता, तो सबसे पहले आपको क्या चला कि आपसे पूछा जा रहा है टाइम। आपसे क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टाइम, जिसे कहते हैं समय। क्या पूछा जा रहा है आपसे, समय पूछा जा रहा है। तो कहा कितने वर्षों में 1200 रुपये की राशि 5%, मतलब ये हो गया दर, ये हो गया 1200 हो गया मूलधन, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपये हो जाएगी। डेट मीन्स कि ये हो गया मिश्र धन, ये 1800 क्या हो गया, मिश्र धन। तो चलिए इसे हल करते, देखिए लिख लेंगे हल करना। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निकाल लेंगे एसआई। एसआई मतलब कि साधारण ब्याज, नहीं एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं एसआई को, सिंपल, एस फॉर सिंपल, आई फॉर इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एसआई बराबर क्या हो जाएगा, एसआई बराबर हो जाता है ए माइनस पी, मतलब कि मिश्रधन, ए को मिश्रधन कहते हैं और पी को मूलधन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए, तो यहाँ पे ये 1800 क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो मिश्रधन था ना, और ये 1200 क्या है, मूलधन है। तो इसे जब 1800 में से 1200 घटा लेंगे तो आपका ब्याज निकल के कितना आ गया, 600 रुपया आपका ब्याज आ गया। अब आपको पूछा क्या जा रहा था कि समय, टाइम बताइए, नहीं तो चलिए देखते हैं समय का फॉर्मूला। देखिए समय बराबर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ब्याज गुने 100, मतलब साधारण ब्याज, ब्याज यहाँ पे साधारण ब्याज, एसआई गुने 100 और बट्टे में हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सॉरी यहाँ से थोड़ा हट गया था जी, तो बटे में हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे हो जाएंगे P इंटू आर। पी मतलब हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रिंसिपल, जिसे कहते हैं मूलधन, और आर मतलब रेट, जिसे कहते हैं दर। ठीक है, दर। तो अब इस फॉर्मूला पे क्या करें आप, वैल्यू, मतलब इसका जो मान है ना वो वैल्यू पुट कर दे। देखिए एसआई कितना है, साधारण ब्याज है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 600, तो ऊपर में लिख लीजिए 600 गुने 100, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 600 गुने 100। ठीक है, क्योंकि एसआई जो आपने निकाला वो कितना निकाला, आपने निकाला 600 रुपया। ठीक है, तो 600 बट गुने 100 और बटे में मूलधन हो जाएगा 1200 गुने 5, 1200 गुने 5, चूंकि पी आपका कितना है, यही तो आप मिश्रधन है, ये मूलधन है ना आपका, 1200 रुपया क्या है, मूलधन है, तो 1200 और दर आपको दे रखा है 5%, तो 5 यहाँ पे लिख लिए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए काट लीजिए, इसे कैसे काटेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसे किसको काटिएगा, इसे काट लीजिए, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट लीजिए, 12 से काट लीजिए, 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, मतलब 50 बार में, फिर 5 से ये कट जाएगा, 5 दाहें 50, तो आपका जो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना आ जाएगा, 10 वर्ष। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, कह रहा है निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है, निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है। तो सिंपल सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे देखें तो देखिए फर्स्ट वाले को तो 50 को 50 रहने दीजिए, वैसे ही माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और यहाँ देखिए ये 100 में आपको क्या करना है, इस 4 से भाग लगाना है, तो कितना आ जाएगा 25, और इसे जब आप घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, नहीं 50 में से 25 तो 25, ये तो 25 के बराबर हो गया ना। तो पता क्या चला कि ऑप्शन नंबर ए गलत है, ये 25 के बराबर ही हो जा रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि 25 के बराबर नहीं होगा, तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा देखिए मैं, तो इसमें लिखा हुआ है 20 प्लस, ऐसे अच्छे से लिख दूँ, देखिएगा लिखा हुआ है 20 प्लस, अब इस 4 से 20 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 5, ये भी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 25, तो इसका मतलब बी भी आपका सही आंसर नहीं होगा।
इसे देखें तो देखिए यहाँ पे 10 को 10 लिख लीजिए, ये 5 दूनी 10, तो 10 ये हो जाएगा, और 10 में से 5 जाएगा तो माइनस, ये कितना आ जाएगा +5। नहीं, ये तो 10 था मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो 10 को 10 लिख दिए, इन दोनों को गुना किए तो ये 10 लिख लिए, और फिर प्लस चूंकि यहाँ पे था तो प्लस लिख के, और 10 में से 5 घटा लिए तो कितना आ जाएगा 5। तो इससे भी जोड़ लीजिए, 10 10 20 और 5 25, तो ये भी हो गया 25, तो ये भी हो गया 25 के बराबर ही, लेकिन कह रहा था 25 के बराबर नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 24 प्लस, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, तो इसका मतलब ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 26। कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है 25 के बराबर नहीं है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 140.75 गुने 0.01 बराबर है। बताइए 140.75 गुने 0.01 बराबर है, किसके बराबर होगा। तो देखिए चूंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी 0.01 का मतलब क्या होता है, यदि दशमलव को आप हटा दे तो ये क्या बच जाएगा 1/100 ही तो कहेंगे ना, 1/100 नहीं। या फिर आप इस तरीके से ना सोचे, आप सिंपल सोचे कि देखिए 140 ये जो पूरा है ना, इसको दशमलव को फिलहाल के लिए भूल जाए, इसको आप ये समझ ले कि 14075 गुने 1 है। तो इसको जब आप इससे गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 14075 ही तो आएगा। अब आपको दशमलव, चूंकि ये तो 1 तो था नहीं, और ये भी पूरा 14075 तो नहीं था, दशमलव लगा हुआ है। तो दशमलव लगा हुआ है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मैं कहता हूँ आपसे, आप कैसे इसे पता करेंगे। तो देखिए मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि देखिए इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो फर्स्ट में देखें तो इस वाले में जिसमें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप ऊपर में देखें तो ये 140.75 में, तो इसमें दशमलव के बाद है 2 अंक, कौन कौन से 7 और 5। इसमें देखें तो इसमें है 0 और 1। तो दशमलव के बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितने अंक हो गए, तो 2 इसमें और 2 इसमें। तो कहने का मतलब क्या है कि टोटल 4। तो आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि दशमलव के बाद 4 अंक कौन से में है, कौन से ऑप्शन में। देखिए दशमलव के बाद 4 अंक कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस तरीके से क्या करते हैं, जब इसको गुना करते हैं तो दशमलव के बाद क्या करेंगे, दाहिने साइड से 4 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। तो दाहिने साइड से देखिए, इधर से मैं आपको यहाँ पे दिखेगा, नीचे में यहाँ पे इसमें बता रहा हूँ। तो इसमें आप देखें तो देखिए दाहिने साइड से क्या करना है, 1 2 3 4 अंक छोड़ के यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। तो आंसर क्या आ जाएगा 1.075। तो कहाँ किस में दिखा, तो 1.4075 मेरे प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 15 - 15 क्या लिखा हुआ है कि यदि 15 - 15 भागा 15 गुने 6 बराबर x, तो x का मान क्या होगा। बताइए x का मान। तो देखिए इसे क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे, इसको हल करना शुरू करेंगे और इसे इस तरीके से लिख लेंगे। अब इस तरीके से आप इसे, चूंकि ये तो क्वेश्चन ही है ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था वैसे ही यहाँ पे इसे लिख दिया। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बोर्ड मास आपको पता होगा। तो बोर्ड मास में जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं भाग का काम होता है। तो जब भाग करेंगे तो देखिए 15 से 15 में भाग कीजिएगा तो कितनी बार में कट जाएगा, एक बार में। तो इसको इस तरीके से कुछ लिख लेंगे, देखिए इसको लिख लेंगे इस तरीके से, 15 को 15 तो रहने दिए, और क्या हुआ ये माइनस यहाँ था तो ये माइनस यहाँ भी रह गया। और पहला काम क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाग का, तो 15 से 15 में भाग दीजिएगा तो कितनी बार में कट जाएगा, एक बार में। तो यहाँ पे इसलिए लिख दिया गया है 15 - 1, और ये गुने 6, तो गुने 6 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब फिर क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुना होता है। तो 1 को 6 से गुना कीजिएगा तो 6, 1 को 6 से गुना कीजिएगा तो 6, और 6 को क्या करना होगा 15 में से माइनस कीजिएगा। तो x का जो मान आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 9। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए फिर से आपके स्क्रीन पे आ चुका है दशमलव वाला, कह रहा है कि 0.9 भागा 0.3 गुने 0.3। अब बताइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको इस तरीके से लिख लेंगे, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस तरीके से हल करने में इसे लिख लीजिए। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए सबसे पहले चूंकि क्या होता है ब्रैकेट के अंदर का काम होता है ना, तो इन दोनों को आपस में गुना कीजिएगा। अब गुना कीजिएगा तो 0.3 को गुना करना है 0.3 से। तो दशमलव को लेके कभी भी गुना ना करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कहता हूँ अंक को गुना कीजिए। तो अंक को गुना कीजिए 3 और 3,
कितना हो जाएगा 9। लेकिन 9 तो होगा नहीं ना, क्योंकि इसके पहले तो क्या लगा हुआ था दशमलव। तो दशमलव मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप देखें तो देखिए यहाँ पे इसमें दशमलव के बाद कितने अंक थे, तो इसमें देखिए पहले वाले में इसमें, तो इसमें आप देखें तो इसमें लिखा हुआ था दशमलव के बाद 1 अंक, और यहाँ भी है दशमलव के बाद 1 अंक। तो दशमलव जो होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो 9 तो होगा, लेकिन 9 मेरे प्यारे विद्यार्थियों दाहिने साइड से क्या करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव लगना चाहिए। जब इसे गुणा करेंगे ना तो 9 तो लिखेंगे, लेकिन 9 में दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए 2 अंक होने चाहिए। तो इसे तो देखते तो सिर्फ देखिए तो 9 ही होता है, 3 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना होता है 9। लेकिन आपको मैंने क्या कहा कि इसमें दशमलव चूंकि इसमें 1 अंक, तो 1 यहाँ और 1 इस यहाँ, 2 दशमलव के बाद कितने अंक चाहिए 2 अंक चाहिए। तो इसको लिखेंगे 9 और आगे में क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 0 लगा लेंगे और तब फिर दशमलव देंगे इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 0.09। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब आप इससे जब गुना करेंगे ना ये 0.3 को 0.3 के साथ तो कितना आएगा 0.09 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसको लिख लेंगे। देखिए इस तरीके से पहले तो ये जैसे था वैसे ही रहने दीजिएगा, इसको भाग का चिन्ह था तो भाग का साइन यहाँ पे रहने दिए, इसको जब गुना किए तो 0.09 हो जाएगा 0.09। अब इससे जब आप भाग लगाइएगा तो देखिए ये बड़ा सिंपल सा है, आप इसे कैसे भाग लगाएंगे तो देखिए इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा, क्योंकि आंसर आपको ऐसे आ चुका है 10, लेकिन मैं बताता हूँ 10 आपको कैसे आया है, आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऊपर में लिख लीजिएगा 0.9 को, ठीक है, और भाग का मतलब होता है बटे में, तो बटे में लिख लीजिएगा 0.09 को। ठीक है, अब सिंपल सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों दशमलव को यहाँ से उड़ाइए, हटाइएगा यहाँ से, तो नीचे क्या आ जाएगा 10। फिर इसको जब यहाँ से हटाइएगा दशमलव को तो ऊपर हो जाएगा 100। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, सॉरी 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इस 9 को काट ली, 9 एकम 9, 9 एकम 9, बच कितना गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊपर में 1 और गुने 10, तो 10 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10 ही तो आएगा ना। तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए आपके स्क्रीन पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अमित ने एक मेज 1200 रुपये में खरीदा। दैट मीन्स कि उसका जो क्रय मूल्य है ना, खरीदना मतलब क्या होता है क्रय मूल्य, तो 1200 रुपये में खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 200 रुपये क्या किए व्यय किए, मतलब कि खर्च कर दिया। उसने फिर इसको मतलब 1200 में जो सामान को खरीदा था और जिस पे 200 रुपया खर्च किया बनाने में, उसको मरम्मत करने पे, उसको उसी सामान को क्या किया 1680 रुपया में बेच दिया। तो कह रहा है कि अमित का प्रतिशत लाभ अथवा हानि, मतलब कि उसको अब लाभ हुआ या हानि हुआ ये बताइए। क्या हुआ कि अमित क्या किया था 1200 रुपया में कोई सामान खरीदा, ठीक है, उस पर क्या किया 200 रुपये का और खर्च किया। नहीं, मान लीजिए कि 1200 रुपये में क्या कहते हैं जैसे सामान क्या लिखा हुआ है ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेज लिखा हुआ, नहीं क्या लिखा हुआ अमित ने एक मेज 1200 रुपये में खरीदा। नहीं, 1200 रुपये में एक मेज खरीदा, 200 रुपया उस पर और खर्च कर दिया उसको ठीक कराने में, मरम्मत करने में, और फिर क्या किया उसको 1680 रुपया में बेच दिया। तो कह रहा है कि आप अमित को क्या हुआ उस पर लाभ हुआ अथवा हानि हुआ। तो देखिए इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी टोटल सीपी लिख लेंगे, जब हल करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे इस तरीके से, टोटल सीपी इसका कितना हो गया, क्योंकि जितने में वो खरीदा था और जितना उस पर वो उसके मरम्मत करने में खर्च किया, तो दोनों तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया ना, दोनों का दोनों उसका क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1200 प्लस 200, इसका मतलब 1400 रुपया में उसने क्या किया सामान खरीदा। 1400 रुपये में क्या हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसने सामान खरीदा, तो 1400 में खरीदा और बेचा कितना में 1680 में। कितने में बेचा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि एसपी बराबर कितना हो गया 1680 रुपया। तो अब तो देख कर यह बता सकते हैं ना कि खरीदा उसने कितने में है 1400 रुपया में 1400 में, और बेचा कितने में है 1680 रुपया में। तो क्या हो सकता है, तो बिल्कुल ये तो सिंपल सा लॉजिक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कम में खरीदा है और ज़्यादा में बेच रहा है, तो उसे क्या होगा लाभ होना है, 100% है उसे क्या होगा लाभ होगा। तो एक तो ऑप्शन आपका खत्म हो गया कि हानि तो उसको अब होगा नहीं, तो यहाँ पे आप हानि को तो छोड़ सकते हैं ना कि हानि नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी ये भी गलत हो गया कि हानि तो अब उसको होगा नहीं, लाभ होगा। अब लाभ कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए इस तरीके से लिख लेते हैं, लाभ का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, लाभ बराबर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, मतलब कि एसपी को कहते हैं सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य,
और माइनस कर लेंगे क्रय मूल्य कि जितने में उसने बेचा उसमें से क्या करेंगे, जितने में उसने खरीदा था उसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। कुछ इस तरीके से देखिए 1680 में से क्या कीजिएगा, 1400 को घटा दीजिएगा, तो उसका जो लाभ आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थी वो कितना आया, 280 रुपये का क्या हुआ, उसको फायदा हो गया है, मतलब कि लाभ हो गया। 280 रुपये का क्या हो गया, उसको फायदा कह लीजिए, फिर उसको लाभ कह दीजिए। 280 रुपये का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। अब बात यह है कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों लाभ तो पूछा नहीं गया था, क्या पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है, लाभ प्रतिशत। तो चलिए निकाल लेते हैं लाभ प्रतिशत को मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किससे निकल करेंगे, तो पीपी से। पीपी मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत को क्या लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज, पीपी। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत जो होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो क्या हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है लाभ ऊपर में मतलब प्रॉफिट गुने 100 बटे में क्रय मूल्य। ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब कि लाभ प्रतिशत बराबर हो जाता है, प्रॉफिट को हिंदी में क्या कहते हैं, लाभ गुने 100 बटे में सीपी। सीपी मतलब कि क्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान क्या कीजिए, बैठा दीजिए। तो मान बैठाएंगे तो प्रॉफिट कितने का आया, 280 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, उसको 280 रुपये का क्या हुआ था, लाभ हुआ था, और ये गुने 100, तो ये तो फॉर्मूला वाला था, और बटे में सीपी मतलब कि कितने में उसने सामान खरीदा था। तो कितने में खरीदा था, तो 1400 में खरीदा था। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1400, 1400 यहाँ पे लिख दिया गया। अब देखिए इसे तो आप सिंपल सा आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 जीरो से, ये जो 2 जीरो है ना, इस 2 जीरो को क्या कीजिए, इस 2 जीरो से काट लीजिए। अब 14 को काट दीजिए, 14 एकम 14 और 14 दूनी 28 और बच गया बगल में 0। कहने का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 20% का लाभ। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 20% का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अब आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़े तो कह रहा है कि एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। मतलब कि जो वर्ग है ना, जो स्क्वायर है और जो रेक्टेंगल है ना, एक वर्ग और एक आयत क्या है, दोनों का क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है कि एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप क्या है, समान है। नहीं, वर्ग और आयत का परिमाप जो है ये क्या है, समान है। परिमाप मतलब पेरीमीटर होता है, परिमाप क्या है, समान है। ठीक है, तो कह रहा है कि वर्ग की भुजा, वर्ग क्या दे रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भुजा दे रखा है 16 मीटर है, तथा आयत की लंबाई जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कितना है, 18 मीटर है। तो कह रहा है कि आयत की चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो देखिए क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले लिखेंगे इसे इस तरीके से, हल करना शुरू करेंगे तो लिखेंगे कि वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। कोई दिक्कत, कह रहा सबसे पहला लाइन तो यही कह रहा था ना कि एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप क्या है, समान है, मतलब कि बराबर है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। हल में सबसे पहला वो जो लाइन लिखिएगा यही लिखिएगा कि वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वो होता है 4 गुने भुजा बराबर आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हो गया वर्ग का परिमाप और ये हो गया आयत का परिमाप। अब दोनों में मान बैठा दीजिए। देखिए वर्ग का भुजा तो दे रखा था ना 16, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे 4 गुने 16, इस तरीके से 4 गुने 16 और बराबर 2 गुने 2 इंटू लंबाई की जगह कितना था, आयत का लंबाई दे रखा था 18 मीटर यहाँ पे देख सकते हैं, और चौड़ाई चूंकि नहीं था तो चौड़ाई को चौड़ाई रहने देंगे। ठीक है, अब इसको गुना कीजिएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा। इसको पहले क्या कीजिए, देखिए इस तरीके से पहले ना इसको चेंज कर लेते हैं, इस तरीके से लिख लीजिएगा। मैं ये इसलिए चेंज कर रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा याद रखिएगा कि जिसका मान निकालना हो ना, चूंकि मान किसका निकालना है, मान तो निकालना है चौड़ाई का, तो इसको क्या करते हैं अपने बाएं साइड रख लेते हैं। जिसका भी मान निकालना हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या करते हैं, उसको अपने बाएं साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं बस ये जो कर रहा हूँ ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा कुछ भी, ये नहीं कि प्लस माइनस माइनस प्लस होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को उठाकर क्या कर रहा हूँ, इसके बाएं साइड ला रहा हूँ, और ये जो 4 गुने 64 है ना, इसको गुना करके इसके दाएं साइड ले जा रहा हूँ। तो कोई अंक नहीं बदलेगा, ये नहीं कि बराबर के आर पार होने पे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूरा का पूरा सिर्फ स्थान बदल रहा हूँ, इधर का इधर, उधर का इधर, मतलब ये पूरा का उठा के मैं क्या किया, इधर ले आया, इधर इसको इधर। ठीक है, तो इस तरीके से लिख दिए।
अब यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या करेंगे, अब इसको इसके साथ गुना कर लेंगे, तो 2 गुने 18, फिर 2 को 84 से बराबर 64 को 64, तो इस तरीके से इसको लिख लेंगे। देखिए इस तरीके से लिख लेंगे कि 36, 18 को 2 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, और फिर इसी 2 को गुना कीजिएगा 84 से, तो क्या लिखेंगे, 2 गुने 84 और बराबर में 64 तो है ही। अब यहाँ पे देखिए अब बदल जाएगा मान, क्या होगा, अब जब इसको इस तरीके से लिखेंगे तो 2 गुने 84 बराबर 64 माइनस 36, कैसे, तो देखिए ये जो 36 था मेरे प्यारे विद्यार्थियों बराबर के बाईं साइड है, तो इसको जब दाईं साइड आप ले जाइएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा, ये जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे ये बदल रहा है, ठीक है, यहाँ पे बदलेगा, यहाँ पे मैं इसका स्थान नहीं बल्कि इसको उठा के इधर दूसरे साइड ले जा रहा हूँ, इसलिए क्या हो गया, चूंकि ये जो था 2 इंटू 84 को, तो ये मैंने इधर ही रख दिया 2 गुने 84, और 36 को उठा के भी ले गया इसके दाहिनी ओर बराबर के दाहिनी ओर, तो इसलिए प्लस हो गया माइनस में। तो 36 में 64 में से जब 36 आप माइनस करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, 2 गुने 84 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 84 बराबर जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 36 64 में से जब आप 36 को हटाएंगे तो 28 आ जाएगा, और ये जो 2 है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पे ना बराबर के बाद यदि आपको ऐसे पता होगा आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि देखिए जब ये बराबर की साइड यदि गुना में हो ना, तो बराबर की दूसरी साइड जाकर क्या होता है, वो भाग में हो जाता है। जैसे कि ये जो 2 है यहाँ पे ये 2 गुने 84 था, गुने में था ना, तो ये 2 मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो गया, बराबर की आके इसमें आ गया भाग में, गुना भाग में बदल जाता है, जोड़ प्लस हो जाता है माइनस में, और माइनस हो जाता है प्लस में, ठीक है, ये बदल जाते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया 28/2, और 28/2 का मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना हो जाता है, 14 मीटर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मतलब 28 में आप 2 से जब भाग लगा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 14। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। यदि बातें क्लियर हो रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिखा हुआ है 150% बराबर है, 150% बराबर है, किसके बराबर है, तो ये तो सिंपल सा है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी। इसको क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख लेंगे 150/100, नहीं चूंकि प्रतिशत को ही तो बदलना है ना, प्रतिशत को बदल देना है किसमें, नंबर में, तो 150 और प्रतिशत को हटाने के लिए क्या होता है, 100 से भाग लगाना पड़ता है, 100 से भाग लगा दीजिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा। अब इस 10 से इसमें भाग लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, 1.5, कितना आ जाएगा 1.5। तो इसका जो सही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.5 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिखा हुआ है कि 12 मीटर गुने 10 मीटर के कक्ष की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो निकालेंगे, लिखेंगे पट्टियों की संख्या बराबर, ऊपर में लिख लेंगे 1200 गुने 1000, क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे ये देखिएगा यूनिट अलग अलग है, यहाँ पे सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो मीटर को मैंने चेंज कर दिया सेंटीमीटर में। तो 12 मीटर बराबर मतलब 12 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1200 सेंटीमीटर, और 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1200 गुने 1000 आप बट्टे में 10 गुने 8, इसे जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इस तरीके से इसका सही आंसर आ जाएगा 15000, इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नहीं कैसे करेंगे, तो देखिए आप इसको काट लीजिएगा, पहले तो 1 0 से 1 0 को काट दीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत। इस 8 से मेरे प्यारे विद्यार्थी भाग लगाएंगे तो देखिए 8 ही कम 8, और इस 120 में आप तो भाग लगाइएगा तो 8 ही कम 8, ठीक है, कितना बच गया 4, और 8 पंचे 40, मतलब कि 15 बार में 15 8 120, सिंपल सा पता है, 15 8 120 आप पढ़ सकते हैं, और 15 को फिर क्या करेंगे इस 1000 से गुना कर दिएगा तो 15000 इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए था और ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो ये इससे काट लीजिएगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 15000, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपया हो जाएगी। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसको इस तरीके से कुछ लिखेंगे, हल करना शुरू करेंगे। तो लिखेंगे, आपको मैं पहले पीछे ही सबसे पहला क्वेश्चन जो बताया था ना, उसमें बताया था मैं कि क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ए बराबर पी प्लस एस आई। तो ए आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ए आपको दे रखा है यहाँ पे 6600 रुपया। कौन सी राशि, मिश्र धन, आपको मूलधन तो दिया ही नहीं, राशि पूछ ही रहा है, और साधारण ब्याज भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, दोनों को इस तरीके से लिख लेंगे कि 6600 ए की जगह पे तो 6600 हो गया, मूलधन की जगह पे मैंने मान लिया x, और साधारण ब्याज को साधारण ब्याज वैसे ही रहने दिए। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको इस तरीके से लिख लेंगे कि साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, 6600 माइनस एक्स, 6600 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब इसे जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप इस तरीके से कुछ लिखेंगे कि मूल, चूंकि आपको क्या निकालना है, एस आई बराबर लिखेंगे पी गुने आर गुने टी बाई 100। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर ये जो होता है एसआई, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। अब इसमें क्या कीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए मान कितना है, एसआई का मान कितना था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एसआई का था 6600 माइनस एक्स बराबर करके लिखेंगे पी, आपको पता है पी कितना है, एक्स है, दर जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 8 है, समय 4 है, बटे में 100। ठीक है, देखिए ये तो एसआई आपको हो गया 6600 माइनस एक्स, यहाँ पे चूंकि आप निकाल रखे हैं एक्स, पी जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं कितना मान रखा हूँ एक्स, तो एक्स लिख दिए। दर जो है आर जो है वो कितना है, यहाँ पे 8% था, समय जो है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 वर्ष है, तो यहाँ पे 4 लिख दिए, अब बटे में 100 तो 100 लिख दिए। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं इसको नीचे में 1 लगा दीजिएगा, इसको इससे गुना कर दीजिएगा, इसको इससे गुना कर लीजिएगा। तो इसको जब इस तरीके से क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो देखिए इस तरीके से लिखा जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, ये हो गया 8 चौक 32, अब 32 को 1 से गुना किए तो यहाँ पे 32x लिख दिए, और ये जो था इधर इसको वैसे ही लिख दिए गुना करके, 6600 को गुना कीजिएगा 100 से तो क्या हो जाएगा, उस पर 2 और 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो गया इस तरीके से यहाँ पे लिख दिए, कितना हो गया 6,60,000, 6,60,000। और फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या करेंगे, इस माइनस एक्स को गुना करेंगे इस एक्स के साथ, 100 के साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको यहाँ पे कर दिया गया, मैं इसे फिर से कर दूँ, इसको इस तरीके से याद रखना है कि क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीपल कर देना है, मतलब इस नीचे वाले को ऊपर से, ऊपर वाले को नीचे से। ठीक है, इसे जब आगे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 32x को 32x रहने देंगे, माइनस में 100 था बराबर के दाईं ओर, तो उसको बाईं ओर ले आए तो क्या हो गया, प्लस में हो गया 100, और ये 6,60,000 वैसे ही रहने देंगे। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी तो क्या हो जाएगा, 132x बराबर क्या है 132, इसको जोड़ लेंगे दोनों को, तो 132x प्लस 100 तो क्या हो जाएगा 132x। ठीक है, 32x को जोड़ लेंगे 100 में तो 132x, और ये है 6,60,000 को वैसे ही रहने दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊपर में 6,60,000 बट्टे में 132। ठीक है, x बराबर हो जाएगा इतना। अब इसे काटेंगे तो देखिए इसे किससे काटेगा, तो 11 से काट लीजिएगा, 11 से काटिए, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, इसको काटिएगा 11 से तो देखिए 11 छक 66, चूँकि 66 का जाएगा ना, और उस पर कितना जीरो है तो उस पर 4 गो जीरो लिख दीजिएगा। फिर 12 से काट लीजिए इसको, 12 एकम 12, इसको काट लीजिए 12 पंचे 60, तो 5 पे कितना जीरो, 3 जीरो, 5 पे 3 जीरो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा 5,000 यहाँ पे आ गया, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप बिल्कुल सही आंसर इसका लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहे 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है, 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है, तो कैसे लिखेंगे इसको, तो देखिए इस तरीके से लिखेंगे, हल करना शुरू करेंगे तो लिखेंगे 175 के का मतलब क्या होता है गुना, तो गुने 175 गुने 10%, 10% मतलब जब 10% को जब इसे हटाएंगे ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्रतिशत को जब नंबर में बदलते हैं तो क्या करते हैं 100 से भाग लगा देते हैं, 100 से क्या करते हैं भाग लगाते हैं, तो 10 को ऊपर में 10 लिख दिए और बटे में क्या करेंगे, इसको बटे में 100 लगा देंगे। कैसे, तो देखिए इस तरीके से 100, फिर गुने का साइन देंगे और 5% तो 5/100 इस तरीके से। ठीक है, अब जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 175 को 175 रहने दीजिए, 1/, क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, गुने हो जाएगा 5/1 को इसको 20 कर लेंगे, नहीं इसको काट लिए तो 1/20 हो गया। देखिए
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये बच गया 1/10। ये तो 175 जैसे था वैसे यहाँ पे लिख दिए, कुछ नहीं चेंज किए हैं। ये 5 को क्या किया मेरे प्यारे विद्यार्थी, 100 में भाग लगा लिए, तो ऊपर में 100 और नीचे में 20। ठीक, इसे जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो देखिए काटिए इसे, कैसे काटिएगा दिखाओ तो मैं पहले आंसर, क्या आपको आंसर आ रखा है? चलिए आंसर ही आ रखा है, इसका मतलब काटने का तरीका मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए तो आंसर जो आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन पहले इसे काटिएगा तब तो। देखिए काटिएगा कैसे समझिएगा। देखिए इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5 से काट लेंगे पहले इसको, 5 दूनी 10, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई, इसको लिख लेंगे 5 तिहाई 15, 3 और बच गया 2, बचे 25। ठीक है, फिर अब 5 से इससे काट लेंगे तो 5 चौके 20 और इससे काट लीजिएगा तो 5 सत्ते 35। ठीक है, तो इसको जब गुना कीजिएगा तो अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में बच गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों 7 और नीचे बच गया 4 दूने 8। इन दोनों को आपस में क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8। तो अब इसे जब भाग लगाइएगा तो क्या आ जाएगा, 7/8 को मेरे प्यारे विद्यार्थी जब आप भाग लगाइएगा तो आ जाएगा 0.875 ग्राम, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये काम आप खुद से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस 8 से क्या करना है, 7 में भाग लगाना है। तो 7 में तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि 7 छोटा होता है और 8 बड़ा होता है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा 0 लिख लीजिएगा और 0 लिख के यहाँ पे 0 बैठा दीजिएगा। अब तो लगा सकते हैं ना, तो आसानी से भाग लगा सकते हैं, 8 8 64। इस तरीके से बाकी अब आगे आप प्रोसेस कर लीजिएगा। तो आपका आंसर अब क्या आ चुका है 0.875। चूंकि मैं 2 अंक आपको यहाँ पे अब मिला दिया हूँ, देखिए यहाँ पे आपको 2 अंक तो मिल गया ना, 2 अंक यहाँ पे मिल गया 0.8। तो ऑप्शन किस में है, 0.8 किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही में तो दिख रहा है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिख रहा है, 0.875 ग्राम, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए इसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 5045 ग्राम बराबर है, 5045 ग्राम बराबर है। तो इसके लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको बस एक चीज याद रखना है, वो याद ये रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कहते हैं कि 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 किलो होता है, मतलब 1 kg। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम बराबर कितना, 1 किलोग्राम। तो 5000 ग्राम बराबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या कहेंगे 5 किलोग्राम नहीं हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। यदि 1 किलोग्राम बराबर है, नहीं यदि मैं आपको इसे अच्छे से लिख के बताऊं, इसमें हटा दे रहा हूं, देखिएगा तो ये जो है ये क्या है, 1000 ग्राम बराबर है 1 किलोग्राम, तो 5000 ग्राम बराबर क्या लिख सकते हैं 5 किलोग्राम। तो बिल्कुल 5045 था तो 5000 किलोग्राम को क्या लिख लेंगे 5 किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम किस किस में है, तो इसमें है, इसमें है, नहीं तो इन दोनों में से अब तो ये तो आंसर होगा नहीं, 50 किलोग्राम वाला भी नहीं होगा और 45 ग्राम तो वैसे भी नहीं होगा। तो 5 किलोग्राम और बच कितना गया 45। तो किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में आपको बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है कि 5 किलोग्राम और 45 ग्राम। इसमें लिखा हुआ है सी में 5 किलोग्राम और 405 ग्राम। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे पढ़े तो कह रहा है कि निम्न व्यंजक का निकटतम परिमाण, परिमाण नहीं है परिणाम है, कह रहा है कि निम्न व्यंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में है। पूर्ण संख्या मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से लेकर अनंत तक, क्या कहते हैं 0 से अनंत। ठीक है, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जब 0 से लेकर अनंत तक है तो इसका मतलब दशमलव में तो आएगा नहीं, इसमें दशमलव में आएगा नहीं, लेकिन आपको तो क्वेश्चन में दे रखा है दशमलव में अंक। तो इसे क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसे ना नंबर में लिख लेंगे, मतलब कि 0 से लेके कैसे, जैसे कि 2 3 4 इस तरीके से जो अंक होते हैं ना उस तरीके में लिख लेंगे। तो देखिए इसको क्या करेंगे 49.6 को मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नहीं चलिए मैं इसे हल करके आपको लिख कर बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे हल करना, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे पहले, फिर इसे क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी 49.6 को क्या लिखेंगे 50 लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि 49.6 का मतलब ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो ये ज़्यादा नज़दीक है 50 के, तो 50 लिख लिए। 10.2 मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो 10 के, तो 10 लिख लिए। और बीच में जो साइन है वो साइन को रहने देंगे, यहाँ पे गुना था तो यहाँ पे गुना है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा हुआ है। 7.1 किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो 7 के।
29.7 किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो 30 के। -5 को, ये 5.1 क्या है, किसके नज़दीक है, तो 5 के। गुने को गुने रहने दिए, और 20.1 ज़्यादा किसके नज़दीक है, तो 20 के। तो आप इस तरीके से, अब ये जो आ गया ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या है, ये एक पूर्ण संख्या है। ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। और ये जो था ये दशमलव वाला था ना, तो दशमलव संख्या था, और ये हो गया आपका पूर्ण संख्या में। तो चूंकि आपको कहा जा रहा है कि पूर्ण संख्या में बताना है आपको ना, और ऑप्शन भी आपको क्या किस में दे रखा है, पूर्ण संख्या में। किसी में दशमलव लगा हुआ है क्या, नहीं, किसी में भी दशमलव लगा हुआ नहीं है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो देखिए 50 को इसको 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 500। फिर 70 को 30 के साथ, फिर 50 को 20 के साथ। तो कुछ इस तरीके से इसको लिख लेंगे। देखिए ये रहा 500, यहाँ पे लिख लिए। 50 को 10 से गुना करके, माइनस लगा हुआ था तो माइनस आगे में लगा दीजिएगा, और इसको गुना कर लीजिए, 7 या 21 210, फिर माइनस को माइनस, और 25 20 पंचे 100। इस तरीके से लिख दिया गया। अब यहाँ पे देखें तो ये है प्लस में, और ये दोनों के दोनों है मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस में, माइनस में। तो माइनस का मतलब ये होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये आप पे क्या है, कर्ज है। कहने का मतलब ये है कि ये 500 रुपया आपके पास है, और बाकी आप 210 रुपया और फिर 100 रुपया क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो पहले आपने खर्च किया 210 रुपया, और फिर आपने खर्च किया 100 रुपया। मतलब कि आपने टोटल खर्च कितना किया, आपने टोटल खर्च किया मेरे प्यारे विद्यार्थियों 310 रुपया। और 310 रुपया क्या करेंगे, इस 500 में से क्या कीजिएगा, 500 ऊपर लिख लीजिएगा, और उसमें से 310 रुपया क्या कीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा। नहीं, ये जो माइनस का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, दुकानदार को दिया या आपने खर्च किया। तो 210 रुपया पहले खर्च किया, और फिर 100 रुपया और खर्च किया। तो आपने कितना खर्च कर दिया, 310 रुपया। 310 को क्या करेंगे, 500 में से, ये 500 का प्लस 500 मतलब कि आपके पास है, प्लस 500 का मतलब ये आपके पास है, और ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, आप खर्च कर रहे हैं। तो घटा लीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 190। इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि एक पार्क जो है वो कितना है, 1500 मीटर लंबी है तथा 750 मीटर चौड़ी है। कह रहा है एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं। कितने चक्कर लगाने हैं उनको, 4 चक्कर लगाने हैं। तो कह रहा है कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए हल करेंगे, इसे लिखेंगे सबसे पहले कि लंबाई को लिख लेंगे 1500 मीटर दिया हुआ था ना, कितना दिया हुआ था, 1500 मीटर। अब 1500 मीटर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे बदल लेंगे किस में, किलोमीटर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको चाल जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस में दे रखा है, चाल दे रखा है किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटे में, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए क्या किया हमने, इसे यहाँ पे बदल दिया, 1500 मीटर को किसे बदल दिया, किलोमीटर में, 1.5 किलोमीटर। ठीक है, अब लंबाई तो हो गई, अब चौड़ाई देख लेते हैं। तो चौड़ाई बराबर है 750 मीटर। यहाँ पे क्या दे रखा था, 750 मीटर चौड़ी है। तो चौड़ाई को लिख लेंगे 750 मीटर, बराबर करके लिख लेंगे 0.750 किलोमीटर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, इसका निकाल लेंगे परिमाप। चूँकि चक्कर लगाना है तो एक यहाँ से शुरू करेगा, फिर वहीं पे चूँकि चक्कर लगाना है तो उतना ही घूमेगा ना, जितना फील्ड है उतना ही क्या करेगा, वो उसको पार्क को घूमेगा। तो क्या निकलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका निकलेगा परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, चूँकि आयताकार है तो आयताकार पार्क जो है ना, जब लंबाई और चौड़ाई दे दिया हो ना, इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो पार्क है वो कैसा है, वो आयताकार है। कैसा है ये पार्क, आयताकार है। तो आयताकार का परिमाप जो होगा, नहीं परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई है तो इसका मान बैठा दीजिए इस तरीके से लिख के, बराबर करके लिखेंगे 2 गुने 1.5 प्लस 0.750। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, बराबर करके 2, ये जो 2 है मेरे प्यारे विद्यार्थी तो बाहर रह जाएगा, और जब इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.25। इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से जब गुना करेंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, परिमाप आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4.5 किलोमीटर। तो पार्क का जो परिमाप आ गया ना, परिमाप कितना आया, परिमाप आ गया 4.5 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे क्या कह रहा है, समय आपसे क्या पूछ रहा है, कि समय पूछ रहा है ना कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लगेगा। तो ये तो पर एक चक्कर का है ना, ये जो 4.5 किलोमीटर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आया है, ये क्या है, एक चक्कर। साइकिल यदि एक चक्कर लगाते हैं तो कितना टाइम लगता है, मतलब एक चक्कर का जो डिस्टेंस है वो पूरा कितना है, 4.5। और वो साइकिल सवार क्या कर रहा है, कितना चक्कर लगाएगा, 4 चक्कर। तो इसको क्या करेंगे, 4.5 को 4 से गुना कर लेंगे, तो लिख लेंगे 4 चक्कर के बाद जो कुल दूरी हो जाएगी ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 18 किलोमीटर। क्या करेंगे, 4 को 4.5 से गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगा 18 किलोमीटर।
अब आ गया ये पूरा डिस्टेंस, ये हो गया कुल दूरी, लिखे हुए ना 4 चक्कर के बाद कुल दूरी। तो दूरी अब आपका निकल चुका है, दूरी हो गया 18 किलोमीटर और स्पीड हो गया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय का जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो होता है समय बराबर दूरी गुने दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हो गया 18 किलोमीटर और चाल है 4.5। जब इसे आप भाग लगा लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 4 घंटा, इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए ये वो क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, नवोदय विद्यालय जो होते हैं ना, नवोदय प्रवेश परीक्षा, उसमें हमेशा ये इस टाइप के क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 15 नंबर में पढ़िए, तो कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे। देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने का तरीका जो है बड़ा सिंपल सा है, बड़ा आसान है कि जितना कहा जा रहा है उतना 9 लिख लीजिए। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 6 गुण 9, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 5 गुण 9, इस तरीके से लिख लेंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 5 गुण 9। अब कह रहा था कि दोनों का अंतर कह रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे दोनों को आपस में। तो घटा लेंगे, बच्चे में नीचे में लाइन खींच लेंगे और जब दोनों को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 90 नहीं 9 लाख। कितना हो जाएगा इसका जो अंतर आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा 9 लाख, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल कुछ सेकेंडों में। इस तरीके से क्या करेंगे, इसे कुछ सेकेंडों में से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 16 नंबर में तो कह रहा है कि 7 अंकों की बड़ी संख्या तथा 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में अंतर बताइए। अब एक बड़ा और एक छोटा, तो कोई बात नहीं, इसको भी इस तरीके से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो लिखेंगे 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में क्या क्या है कि जितना कहा जाए उतना 9 लिख लीजिए। तो 7 अंक का कह रहा था, इसलिए क्या किए 7 को 9 लिख दिए। अब चूंकि छोटी कहा जा रहा है ना, तो छोटी में मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या होता है, 1 पे लिखना पड़ता है, 0 बैठाना पड़ता है। तो 4 अंक कह रहा है तो 1 लिख लिया, उस पर क्या किए 3 0 लिख दिए। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ये हो गई। अब इसे जब माइनस कीजिएगा, चूंकि माइनस तो लगाना पड़ेगा ना, अंतर कह रहा है ना, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि दोनों का अंतर बताइए। अंतर मतलब कि घटाना होता है। तो जब इसे घटा लेंगे तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पे, और क्या इसको देख लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो देखिए 99 लाख है। कितना है ये 99,98,999। ठीक है, आप ना पढ़ने में दिक्कत हो ना तो कॉमा लगा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखिए दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे, सब में आप इस तरीके से, बाकी इनको ये जो ऑप्शन है ना इन सबों में आप लगा सकते हैं। ये जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, मैं चूंकि डी में लगा के बता रहा हूँ कॉमा, आप बाकी में भी लगाकर चेक कर सकते हैं। देखिए दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से, दाहिना मतलब कि इधर से स्टार्ट करना शुरू करेंगे कॉमा लगाना। तो कॉमा लगाते हैं दाहिने साइड से तीसरे अंक के बाद, तो देखिए 3 अंक के बाद यहाँ पे लगेगा ना पहला कॉमा, फिर कॉमा लगता है 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे लग जाएगा। थोड़ा सा मैं इसे सही कर दूँ तो ये लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो गया देखिए 99 के बाद 5 अंक है तो 99 लाख, फिर कहेंगे 98,999। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से पढ़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा। ठीक है, 99,98,999 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए अब आपके लिए स्क्रीन पे बड़ा ही सिंपल सा साधारण सा एक क्वेश्चन है जो कि आप पढ़कर ही क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। इसे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है, आपसे पूछा जा रहा है सत्य के बारे में, सही कौन सा कथन है। कह रहा है कि शून्य जो है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या लिखा हुआ है कि शून्य एक विषम संख्या है, फिर लिखा हुआ है शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक अभाज्य संख्या है, लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में शून्य न तो विषम है और न ही सम संख्या है। बताइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूंकि सम और विषम तो क्या होते हैं, जो 2 से पूरी तरीके से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से पूरे पूरे न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि ना तो ये सम होते हैं ना ही विषम होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, शून्य ना तो विषम है ना ही सम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहे कि हम अपने गंतव्य स्थान पर, ये लिखा हुआ था 4.1/2, 4 पूर्णांक इस तरीके से लिखा हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, इसको इस तरीके से समझ लीजिएगा 4.1/2 मतलब कि 4.5 घंटा है। ठीक है, क्या कह रहा है 4.5 घंटे, नहीं मतलब कि 4 घंटा और 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट। तो क्या है कि हमने अपने गंतव्य स्थान पर 4.1/2 घंटे यात्रा करने के पश्चात, मतलब कि 4.5 घंटा चलने के बाद कह रहा है कि 2:45 अपराह्न, मतलब कि शाम में, इवनिंग अपराह्न पर पहुंचे। हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की थी, मतलब कि कह रहा है कि 4.5 घंटा चलने के बाद उन्होंने कब पहुंचा। एक व्यक्ति है जो 2:45 में क्या हुआ, अपराह्न मतलब कि शाम में, इवनिंग अपराह्न मतलब शाम हो जाती है। ये अपराह्न मतलब जो होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपराह जो लिखा हुआ है, अपराह्न मतलब होता है इवनिंग, शाम वाली बात। तो 2:45 में वो पहुंच गए। तो कह रहा है कि उन्होंने यात्रा कितने बजे शुरुआत की थी। तो क्या करेंगे, इस 4 को 4.5 घंटा को क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा ना। तो कुछ इस तरीके से इसको लिख लेंगे। देखिए ये 2:45 का मतलब हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी 14:45 का दोपहर, नहीं ये जो है ना 2:45 मतलब जो दिन के 12 बजते हैं ना, आफ्टरनून, दिन के जो 12 बजते हैं उसके बाद के जो 2:45 होते हैं उसको क्या कहते हैं, 14:45 का उसको दोपहर लिख सकते हैं। ठीक है, दोपहर के लिए या फिर शाम भी, अब जो चाहे उसको कह सकते हैं। ठीक है, दोपहर लिख लीजिए, 14:45 का दोपहर। ठीक है, फिर क्या क्या, ये 4 घंटा है, 4.5 घंटा है, 4 नहीं बल्कि 4.5 घंटा। तो इसे क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माइनस कर लेंगे इसमें से, 4 घंटा 30 मिनट, नहीं तो आपका जो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10:15 पूर्वाह, मतलब कि सुबह का आंसर आ जाएगा। 10:15 में क्या हुआ था, वो व्यक्ति अपने घर से चला था, नहीं अपने गंतव्य स्थान पर 4 क्या कह रहा है, 4 घंटा 30 मिनट यात्रा करने के बाद के पश्चात वो क्या हुआ था, अपराह्न पर वो पहुंचा था। हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की थी, तो आरंभ की थी कितने बजे, तो आरंभ किए थे 4 नहीं बल्कि 10:15 में वो क्या किए थे, चलना वहां से शुरू किए थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए फाइनली अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक 19 के अलावा एक और क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। टोटल आज की इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चंस को आप लोग को सॉल्व करके बताने वाला हूँ। सॉरी, देखिए लिखा हुआ 640 का अभाज्य गुणनखंड, 640 का अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं आपको कि आप यदि इस तरीके से ऑप्शन दे रखा हो तो आप ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए मैं आपको ऑप्शन से चेक करके बताता हूं, क्योंकि ये जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये जो दिया हुआ है ना ये कितने के बराबर होगा, ये होगा 640 के बराबर। तो जिस ये पूरे को गुना कीजिए और जो 640 के बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, ये तो हुआ ही नहीं। इसको चेक करें तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, 160 को गुना कीजिएगा 2 से तो 300 नहीं 160 को 16 दूनी 32, तो कितना हो जाएगा 320 आके रह जाएगा। मैं सी को छोड़ रहा और अब मैं कर रहा हूँ डी को। तो डी को यदि देखें तो देखिए डी में 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, 160 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो 320 और 320 को जब 2 से गुना कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो कितना आ जाएगा, 320 को 2 से गुना कीजिएगा तो 0 का 0, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। इसका मतलब ये बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। ठीक है, डी जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से ही इसका बिल्कुल सही आंसर बता सकते थे कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि आप चाहें तो इस तरीके से भी गुणनखंड करके भी बता सकते हैं। देखिए तो इसमें देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ तक तो आपको ना सही दिखेगा। कहाँ तक, देखिए यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो रखा था कि यहाँ पे आपको देखिएगा तो देखिए
2 से जब भाग लगाएगा तो 640 में तो 320 आ जाएगा, फिर इसको 2 से कीजिएगा तो 160, फिर इसको 2 से तो 80, फिर 40, फिर 20, फिर 10। यहाँ तक तो 10 तक ठीक है, ठीक है। क्योंकि आपको ना इसमें देखेगा, देखिए यहाँ पे कितने 2 हैं, तो यहाँ पे देखिए तो 2, 2 4, 2 6, 1 7, 8 2 है। और जबकि ऑप्शन नंबर डी में जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो कितने 2 है, देखिए तो 2, 2 4, 2 6, 1 7, ठीक है, और एक है 5, तो 7 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे तो 7 यहीं पे पुर गए, 2, 2 4, 2 6 और 1 7। ये जो 2 आ रखा है ना ये एक्स्ट्रा हो चुका है। और कैसे एक्स्ट्रा हो रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो देखिए यहाँ पे क्योंकि यहीं पे तो 2 आप क्या कीजिएगा, 2 से भाग लगाइएगा 10 में तो फिर से 10 थोड़ी ना आएगा, तो इसलिए ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। तो इसको काट दीजिएगा, बाकी यहाँ से फिर ठीक है। इसको क्या होगा, 2 से जब भाग लगाइएगा यहाँ पे आप देखिए नीचे में, तो जब यहाँ पे आप 2 से भाग लगाएंगे इसको ना, इसको इस लाइन में 2 से जब 10 में भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 5, और फिर 5 में क्या कीजिएगा, 5 से भाग लगा दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो अब क्या हो गया, 7 को 2 हो गया और 1 5 हो गया। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए फाइनली आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है। आज की इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए सॉल्व करने आप लोग के लिए क्या लेकर आया था, टोटल 20 क्वेश्चंस लेकर आया था, जिसे मैं आप लोग को सॉल्व करके एक एक करके बता दिया हूँ। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रही होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 40 मतलब 45, 60 तथा 75 के महत्तम समापवर्तक HCF तथा लघुत्तम समावर्तक LCM का योगफल होगा। मतलब कि इन तीनों का क्या निकालना है, HCF भी निकालना है मतलब महत्तम समापवर्तक, और लघुत्तम समापवर्तक LCM भी निकालना है, और उन दोनों को निकाल के क्या करना है, योगफल करना है, मतलब उनको जोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए उन दोनों का HCF निकाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से 45 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, 60 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, और 75 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। इस तरीके से जो पीछे मैं बता रहा था ना, इस तरीके से गुणनखंड करना, इस तरीके से ही कर लेना है, ठीक है। 45 का, 60 का, 75 का, इस तरीके से आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 के पावर 2 गुने 5, फिर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 5, फिर 3 गुने 5 के पावर 2। अब इस तरीके से जब हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये क्या हो गया, इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब मौसम चूंकि आपको जब निकालना हो ना, तो देखिए ये जो गुणनखंड करते हैं ना, इस वाले में देखिएगा, ये वाला में, इस वाले में, ठीक है। तो इसमें देखिए तो मौसो जो होता है, मौसो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तीनों में ये ना, तीनों जो अंक है ना उसमें कॉमन होने चाहिए। देखिए 3 यहाँ भी है, 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है। फिर देखें तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और 5 इसमें भी है। तो जो कॉमन होंगे ना सिर्फ वही होंगे। बाकी आप देखें तो फिर 2 इसमें है, लेकिन न तो 2 इसमें है न ही 2 इसमें है, तो ये तो नहीं होगा। फिर देखें तो 1 3 इसमें है, लेकिन इसमें एक ही 3 था, तो इसलिए तो एक पहले वाले से कॉमन हो ही गया, तो दूसरा अगला 3 तो होगा नहीं। तो इसलिए जो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका जो मौसो होगा वो हो जाएगा 3 गुने 5 बराबर 15। मौसो इसका कितना हो जाएगा, 3 गुने 5 बराबर 15 इसका मौसो निकल के आ जाएगा, मतलब कि HCF आ जाएगा, ठीक है। अब LCM हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, LCM को इस तरीके से लिख लेंगे। LCM बड़ा अच्छा आदमी होता है, नहीं LCM क्या होता है, बड़ा ही अच्छा आदमी होता है। कहने का मतलब ये है कि ये ना सबको इन्वाइट करता है अपने शादी में, सबको क्या करता है, सबको दावत देता है कि आप ना मेरे यहाँ भोज खाने के लिए जरूर आइए। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ कैसे ये दावत देता है सबको भोज में आने के लिए, कि देखिए इस तरीके से कि ये क्या करता है, जो सबसे ज़्यादा पावर है ना, मतलब जो सबसे ज़्यादा लोग होते हैं ना, चाहता है अपने मेरे यहाँ कि ना सब ज़्यादा लोग आ सके। तो देखिए 45 का जब आप गुणनखंड किए थे तो क्या हुआ था कि इसका जो आया इस तरीके से, मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, नहीं इस तरीके से, इससे क्या किया मैंने, निकाला HCF, और इस तरीके से इसको कर दिया हूँ ताकि इसको मैं निकाल सकूँ LCM, ठीक है। तो LCM के लिए देखिए इसमें 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 एक ही है, और यहाँ भी 3 एक ही है। तो तीनों में कॉमन क्या है, 3 तो है, लेकिन 3 का सबसे मैक्सिमम पावर लेंगे, 3 का मैक्सिमम पावर मतलब कि अधिकतम पावर। तो 3 का अधिकतम पावर क्या है, 2 है, तो हमने लिख दिया 3 का अधिकतम पावर 2। फिर 5 का देखें तो 5 इसमें भी एक ही, 5 है इसमें भी एक ही, और 5 यहाँ 5 के पावर 2 है, मतलब 5 का स्क्वायर है। तो इसमें भी क्या करेंगे, ज़्यादा, ये क्या कहता है LCM क्या करता है, ज़्यादा लोगों को इन्वाइट करता है, और ये HCF कहता है कि नहीं हम जो हमारे कैटेगरी का है ना हम तो बस उसे ही इन्वाइट करेंगे, और LCM कहता है नहीं हम सबको इन्वाइट करेंगे, और उसमें भी ज़्यादा लोगों को इन्वाइट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या किया, 5 के स्क्वायर को ले लिए। फिर 2 का भी देखें तो 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर भी लिख लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर था उसको लिख लेते हैं, चाहे वो तीनों में कॉमन हो या नहीं हो। HCF क्या होता है कि तीनों में कॉमन चाहिए होता है, मतलब तीनों में वो अंक होने चाहिए। लेकिन LCM क्या कहता है कि नहीं हम तीनों में कॉमन हो या ना हो फिर भी हम उसे अपने यहाँ इन्वाइट करेंगे अपनी शादी में, ठीक है। तो वो बुला लेता है सबको, तो सबका मैक्सिमम पावर, 3 का मैक्सिमम पावर, 2 का मैक्सिमम पावर, और 5 का मैक्सिमम पावर।
तो 3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 9, 5 का स्क्वायर मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों 25 और 2 का स्क्वायर मतलब 4। जब इन दो सबों को गुना करेंगे तो 25 चौके 100 और 100 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 900। तो एलसीएम आ गया 900 और एचसीएफ आ गया 15। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा 900 को क्या कीजिएगा 15 में जोड़िएगा तो 915 इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, जो कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा 915। 915 किसमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो आई होप कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। बातें यदि क्लियर हो गई हो, क्वेश्चन समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए।